अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली का अहम इजलास, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान शदीद झड़पें नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। असम्बली फ्लोर पर हालात कशीदा होने की वजह से स्पीकर असद कैसर को इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी करना पड़ गया। आज असम्बली इजलास में एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह तल्ख क्यों थे? ऑपोजिशन ने हुकूमत से कौन सा बड़ा मुतालबा किया है? आज के प्रेस गैलरी में मौजूद थे आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। इन सवालों के जवाब इन्हीं से हासिल करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि गवादर से कराची तक माहीगीर तबाही के दहाने पर है। किस तरह से गैर मुल्की सरमायाकार केमाड़ी के मकामी माहीगीरों के लिए मुआशी मौत को लेकर आ रहे हैं, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तानियों ने चाइना से 50 अरब रुपए की शॉपिंग कर डाली है। जी हां, 5 बरसों में पाकिस्तान और चाइना का तिजारती तवाजुन सी पैक की कुल सरमायाकारी से भी ज्यादा निकला। पाकिस्तान ने चीन से 290 अरब रुपए के मोबाइल फोन इंपोर्ट कर डाले, अरबों रुपए के लैपटॉप भी इंपोर्ट कर लिए और 30 करोड़ रुपए का लहसुन भी चाइना से ही मंगवा लिया। इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अवामी इमलाक को नजरे आतिश करने वालों के गिर्द रियासत ने घेरा तंग कर दिया है। क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों से तहरीके लब्बैक के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुतअद्दिद को जेल भी मुंतकिल कर दिया गया। सवाल यह है कि पाकिस्तान को कौन चलाएगा, रियासत या फिर जब्तों की सियासत? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे इमरान खान के दौरा चीन से मुताल्लिक, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों मुमालिक का तिजारत के लिए मकामी करेंसी को इस्तेमाल करने का बड़ा ऐलान। मुताद्दिद मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत कर दिए गए। यहां पर सवाल यह है कि पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से निकलने के लिए चीन की मदद चाह रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को इस दौरे में मिली या फिर नहीं? क्या पाकिस्तान को इमदादी पैकेज में कुछ मिला? चीन से इमदादी पैकेज पर तो अभी सिर्फ बात हो रही है। असद उमर साहब वाज़ेह जवाब देने में भी नाकाम रहे हैं। इस तमाम एजेंडे पर बात करेंगे डिटेल से, मगर सबसे पहले आमिर साहब कौमी असम्बली के अहम इजलास से मुताल्लिक बात करेंगे। बात नौबत और हाथापाई तक जा पहुंची है, वहां पर बीच बचाव कराना पड़ा। आज असम्बली फ्लोर पर बेसिकली हुआ क्या मामला हुए कि नौबत यहां तक पहुंच गई? ये जो नौबत वाला ना, ये हमारा साफियों का काम होता है कि 2-3 घंटे की प्रोसीडिंग्स में एक छोटी सी एक वाक़या पकड़ लेते हैं, उस पे ही लगता है ये वाक़या हुआ ज़रूर और वाकई बड़ी बदतमीज़ी हुई, मगर ये बिल्कुल आखिर में हुआ ये कि शाजिया मरी साहबा ने ये ज़िक्र कर दिया कि इमरान खान जो है वो एक न्याजी भाग गया। फिर अभी उनका ऑफिशियली ये नाम जो इमरान खान डिक्लेयर्ड हो गया है, मगर अपोजिशन वाले जो है ना जान के न्याजी का उस पर एम्फसाइज करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से, सियासी लिहाज से तो शायद इमरान खान का भला ही करेंगे कि तमाम न्याजी जो है ना मियाँ वाली के, वो आइंदा भी अगले 20 साल भी जो है ना वोट इमरान खान को ही देंगे, क्योंकि सब हम न्याजियों को एक दीवार के साथ लगा देते हैं कि एक शख्स की एक कारकर्दगी के ऊपर पूरे कबीले की बेइज्जती शुरू हो जाती है। तो वो जानबूझ के ये किया जाता है कि जी न्याजी साहब वो दौड़ गए चीन। हालांकि बात ये थी कि हम बड़े थोड़े से, रऊफ भी थे, मैं भी था वहाँ पे, हम मायूस ही थे कि शाजिया मरी ने कह तो दिया कि वो दौड़ गया। इमरान खान ने, उन्होंने जो तकरीर की थी ये धरने के ऊपर, और इस दफ़ा जो ये तहरीक लब्बैक वाले उस पर, तो उनकी तकरीर को हर एक ने सराहा था। उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की और बड़ी धांसू किस्म की तकरीर की थी कि इस तरीके की चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। और मेरा ख्याल है बहुत इनफ वाज इनफ। तो बड़े लोगों का उनको बिल्कुल, मैं समझता हूँ सारी तरफ से हर किस्म के, इवन मजहबी लोग काफ़ी ज़रा उन्होंने भी सराहा कि ये मजाक बन गया रह गया है कि एक ये सिलसिला चलता है, उसके बाद लोगों की जो है आप दुकानें जला देते हैं, गरीब आदमियों के रोज़गार छीन लेते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, एक सिलसिला चल पड़ा हुआ है। तो वो पिछले 2-3 साल से ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, तो वो उस चीज़ को सराहा गया था। मगर हमारी इत्तलात ये हैं कि वो हमारे भाइयों ने कहा कि नहीं, इसको ज़रा खुशुसलूबी से तय करें। उसके बाद जो है शाजिया मरिया ताना तो दे रही थी और नून लीग वाले भी दे रहे थे, उसके बाद अपोजिशन ने भी यही कहा, अपनी तकरीरों में भी कहा और मशवरों में भी यही कहा गया कि ये मसला बहुत ज़्यादा हसास है।
जिस चीज़ को हमारे एक्शन ना करना हो तो ये हमारे बाल सफ़ेद हो गए ये सुनते हुए कि मुल्क के बहुत बुरे हालात और ये मामला बड़ा हसास है, डील नहीं करना, बस हसास है इसलिए डील नहीं करना, डिले करते रहना है। तो उन्होंने कहा ये मामला बड़ा हसास है, तो उस वक्त उनको खुद करने नहीं दिया। आज हमारा ख्याल था कि हमारे जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ थी और बेताशा मैं समझता हूँ कि इस सारे जो 3 दिन यहाँ पे लोगों की जायदादों को आग लगाती रही, गाड़ियों को आग लगती रही, एक पूरे मुल्क में एक मुत्तफ़िका किस्म का एक रिएक्शन आया है और वो बिल्कुल ऑल अक्रॉस पार्टीज़ और वो तमाम तबकों की तरफ से आया है कि ये बहुत ज़्यादा मजाक हो गया। ये जो एक बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की इम्प्लीमेंट में अदारों के खिलाफ और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई वो उसके ऊपर जो इस तरह का उसका एक रिएक्शन आया। तो हमारा ये ख्याल था कि आज अपोजिशन हाउस स्टार्ट में चलने नहीं देंगी और ये कहेंगे जी हमें हिसाब दें कि 3 दिन से लोगों की जो जायदादें तबाह की गई, गाड़ियों को आग लगाया गया, लोगों को मारा गया, जख्मी किया गया, तो उसका क्या किया गवर्नमेंट ने। मैं समझ रहा था कि आज वो नॉर्मली तरीका होता है कि रूल सस्पेंड किए जाते हैं कि आज कोई और बहस नहीं शुरू करेंगे। तो 1-2 घंटे तक तो जो बड़ी इधर उधर की बातें होती रही, खैर वो भी नेशनल असेंबली में जो इश्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट ही होते हैं, मगर इस इशू पे बड़े 2 घंटे बाद जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब एजेंडा बाकी सारा क्वेश्चन आवर भी ख़त्म हो गया, 1-2 कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी ख़त्म हो गए, तो फिर एक तकरीर की और वो तकरीर उनकी बड़ी एक तो मुतजाद सी थी, दूसरी बड़ी धीमी सी थी। पंजाबी में उसको कहते हैं माठी तकरीर, फुसफुसी तकरीर एक थी कि उन्होंने कहा कि देखें वो इन्होंने जी वो 3 दिन नहीं कुछ किया और ये नहीं किया वो नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो हैं और ये नूरुल हक कादरी साहब जो इनके मजहबी अमूर के वज़ीर, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ये वो साहब हैं कि इन्होंने तो जैसा कैसा भी किया 3 दिन में हैंडल कर लिया। इनकी दफ़ा 3 हफ्ते पूरा इस्लामाबाद पूरा पाकिस्तान बंद करके रहा, मगर इनके अंदर भी दम नहीं था किसी को कि ये बात करें। और फिर आखिर में ये तनकीद आज कह रहे थे कि जी जो मुआहिदा किया है पता नहीं क्या किया है, तो वो अपना मुआहिदा पहले फैज़ाबाद से पहले पंजाब, अगर आपको याद हो, पंजाब हुकूमत ने मुआहिदा किया था और उसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्शियल शिकें थी जो है इसके अंदर रीज़नेबल हैं, ठीक है। हमारा ज़रूर ये ख्याल है मेरे जैसे लोगों का कि इनको आगे जाना चाहिए था। ये हम देख रहे हैं कि जो इन्होंने एक्शन 2-3 दिन में किया, ये फिगर्स जो हैं वो हैं कि जनाब तकरीबन 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है, सिर्फ 12 लोग इस्लामाबाद में अरेस्ट हुए हैं जो फिगर्स हमें दिए गए हैं, और उसमें से जो है 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद में, और शेखुपुरा में बल्कि ज़्यादा हुआ है कि 170 के करीब जो है ना लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर फिक्र है, मगर जो स्केल होना चाहिए था ये कार्रवाई सी डाली गई है। हमें ये उम्मीद है कि ठीक है, उस वक्त ये बहस हो रही थी कि आया इसको सख्ती से डील करना है या नरमी से डील करना है। जो भी हुआ नरमी वाली पॉलिसी इख्तियार गई कि फिलहाल इसको डिफ्यूज कर लें, मगर अब जो है कम अज़ कम मेरा ख्याल वो टाइम आ गया है कि इसके ऊपर खिलाफ एक्शन होना चाहिए बिल्कुल जिन्होंने वो किया, क्योंकि 2-3 वजूहात। एक तो ये कि वो अभी मजीद इसको इनकरेजमेंट समझा जा रहा है, ये बड़े थोड़ा सा जो एक्शन लिया गया है सोशल मीडिया पे दोबारा उस तरह के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं उनके टॉप लीडर्स की तरफ से, इससे उनकी हौसला अफजाई हो रही है। दूसरा ये है कि आगे इस फैसले का जो है एक रिव्यू होना है। आप जजों को इन सारों के हाथ में अदालत को नहीं छोड़ा जा सकता। ये अदालत जो है उसके पास, हम कहते रहते हैं, उनकी कोई अपनी फौज या पुलिस फोर्स नहीं होती है, उनका तुम्हारा जो दारोमदार होता है उनके उस पे ऊपर इम्प्लीमेंट करने का वो इदारों पे है, वो मीडिया पे है, वो पार्लियामेंट पे है, वो सिक्योरिटी के इदारों पे है, सबसे ज्यादा हुकूमत पे है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। तो अभी रिव्यू होना है, जो भी उन्होंने फैसला करना है उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उनको वो गुंजाइश मिलनी चाहिए कि वो अपना जो भी है कानून के तकाजे पूरे करें। ये प्रेशर के अंदर ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, डिफ्यूज़ कर दिया, अब क्या करना है? अभी ये जवाब मेरा ख्याल है हम आज क्योंकि नहीं आया, बिल्कुल नहीं दिया गया। हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो हमें बताया जाएगा कि जनाब नाउ व्हाट, अब क्या करना है, शॉर्ट टर्म में क्या करना है
और लॉन्ग टर्म में नेशनल एक्शन प्लान जो एक मुतफक्का सबकी डॉक्यूमेंट है जिस पर सबने साइन किया हुआ है, उसके अंदर सारा कुछ ही मौजूद है। उसके अंदर मदरसा रिफॉर्म भी है, उसके अंदर ये जो स्पीकरों का गलत इस्तेमाल होता है, हेट स्पीच, नफरत अंगेज किस्म की जो बयान दिए जाते हैं, इन सब का इलाज मंजूर है और सब पार्टियों ने उस पर साइन किए हुए हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और हफ्तों में हमें बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। तो असेंबली इजलास के हवाले से भी आप जानेंगे। दूसरा, ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, ये आइंदा के लिए क्या मिसाल बन पाएगा? क्या ये सिलसिला रुक पाएगा? ये सवाल भी तो अपनी जगह पे मौजूद है। ये कोई खैर जो कुछ हुआ है वही बात आमिर वाली है कि हम तो बड़े खुश हुए थे कि चले हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है जो आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। तो वो कहते हैं ना कि जाएं और उसको जो बुल जो है ना उसको सींगों से पकड़ लें। सारे खुश हुए कि बस ये काफ़ी हो गई है कि रोज़ यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और आपको गाली गलोच करके, बड़े बड़े जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं आपके, यहाँ पे आपके जजेस हैं, आर्मी हो, पॉलिटिशियन हो, सबको अक्रॉस, मीडिया भी, हमें भी गालियाँ पड़ती हैं, सबको पड़ती हैं, ये नहीं किसी को नहीं पड़ती। आते हैं और सारे जाके उनके पाँव पड़ जाते हैं कि जनाब माफ़ कर दें, और साहब उनसे माफ़ी तलाफ़ी करा के, आपको याद है राना सनाउल्लाह साहब ऐसे नहीं संभाले जाते, वहाँ पहुंचे हुए थे उनके दरबार में, उनमें सारे पहुंचे हुए थे। बड़ी तकरीर करने बस शालवी साहब के उसमें तकरीर कर रहे थे, आज भी बड़ी लेक्चर देने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद है शालवी साहब के पास में शहबाज शरीफ साहब भी गोटे पकड़ रहे थे, उस वक्त ज़ैम कादरी साहब भी उनके पाँव पड़े हुए थे, तो राना सनाउल्लाह साहब भी लेटे हुए थे, पूरी कौम लेटी हुई थी। हमने ये सारे मनाजर देखे हुए हैं सारे। उसके बाद अब संभाले नहीं जाते, एक दफ़ा डील कर लेंगे सर, ये हमने ये फैज़ाबाद वाली देखी। अच्छा उस वक्त हम भी उस पर सॉफ्ट पे, चलो यार कि लोगों का खून नहीं बहना चाहिए, रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है उनके मुतालबे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ठीक है जान बच गई, उनकी भी बच गई, बाकियों की भी बच गई। वो फिर वही वो आपके सामने आगे चीज़ें, और आज ताने कौन दे रहे हैं? जिन्होंने इससे ज़्यादा सख्त मुआहदा तस्लीम किया था। अब नुकसान क्या हो रहा है आमिर, जो इससे मेरा ख्याल है फेस सेविंग वो ठीक है, इनको मिल गए। 3-4 दिन तक कोई वजीर आपको नहीं मिल रहा था यहाँ पे इनका पीटी हुकूमत का, जैसे उस वक्त आपको नहीं मिलते थे, ये नवाज लीग के नहीं मिलते थे, वो सारे मफरूर हुए थे। 3 दिन बाद आते हैं और ऐसे भड़के मारते हैं। आमिर साहब को लगता है कि पाकिस्तान तो दुनिया का, इनके पास न कंट्रोल मैनेजमेंट है, इनके पास दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस हैं और 1 मिनट में पूरे का पूरा पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे जब चाहेंगे। 3 दिन गायब रहे। सवाल जो है, एक अगर गुज्जर साहब जो हैं एक गन निकाल के वो 200-300 बंदे को दौड़ा सकते हैं, तो आपने ये यहाँ पे ये सफ़ेद हाथी किस काम के लिए पाले हुए हैं? फिर कहा जाता है नहीं जनाब वायलेंस हो जाना था। तो जनाब मुझे ये पता, जिन पे वायलेंस हो रहा है, जिस न खतून पे हो रहा है, जिस गाड़ी पे हो रहा है, जिस मोटरसाइकिल पे हो रहा है, लोगों पे हो रहा है, उनके क्या कसूर है? आपका तो काम था कि आप क्राइसिस में खड़े हो, क्राइसिस गुजर गया है, वो बाहर निकल आए आमिर साहब और ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, उनकी बड़कें सुन रहे हैं। 4 दिन निकले नहीं डर के मारे, जब हमें जरूरत थी इनकी कि आवाम के साथ खड़े होते, उनको थोड़ी हौसला अफजाई कर। बुज़दार साहब भी गए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी गए। बुज़दार साहब तो पिछले 1 हफ्ते से नजर ही नहीं आए, मतलब वो डर के मारे नहीं होंगे ना बेचारा। बुज़दार बस नाम की हमारी तरह के हैं ना, बाकी तो वही वाली बात है ना। बुज़दार साहब नजर आते ना सड़क पे कहीं पे, पता चलता कि आके फ्रंट से लीड करते कि आपका सूबा इतना बड़ा सूबा है, जल रहा है, लोगों को मार पीट के जा रही है। नहीं है, पंजाब में सबसे ज्यादा ये हंगामा हो रहा है और आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, किधर है बुज़दार साहब? चलो आप, हम ये नहीं कह रहे खुदा ना खासा जाएं और उन पे गोलियां चलाना शुरू कर दो, कम से कम प्रेजेंस तो दिखाएं, लोगों का हौसला तो बढ़े थोड़ा सा कि यार ये वो लोग हैं जिनको हम टैक्सेस से पैसे देते हैं, जो हमारी जेबों से तनख्वाहें लेते हैं, इनका काम है हमारी जान की और हमारे माल की हिफाजत करना। 4 बंदे पुलिस वाले नजर तो हैं, आपने सारी की सारी फोर्स हटा ली वहां से। अच्छा चुन चुन के, जैसे मैं कह रहा हूं, इतने नलायक लोग आप उसमें पुलिस में लाते जा रहे हैं। मैं अमजद सलीमी साहब से पूछना चाहता हूं, आपको बड़े मेरिट के साथ लाया गया, आप कहां थे 4 दिन? आप उनके आरपीओ से पूछें, उनके डीपीओ से पूछें कि हुजूर एक्सीलेंसीज इतना बड़ा क्राइसिस था, कोई प्लान था आपके पास? उनके होम सेक्रेटरी साहब से पूछें, उनके चीफ सेक्रेटरी से पूछें, उनके आप IG से पूछें, इनके वजीरों से पूछें कि 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, और पहले से पता था कि इसका आने वाला है जजमेंट रिजर्व हुई थी, इनको इस बात का इम्कान हो सकता था कि यही फैसला आता जो आया है, तो इनको एक कॉन्टिजेंसी प्लान होना चाहिए था, प्लान बी भी होना चाहिए था, प्लान सी भी होना चाहिए था। आमिर साहब मैं जो वही कह रहा हूँ, जनाब मुशर्रफ से शुरू हुए, मौलाना आजम तारिक साहब के असैसिनेशन थे, इनको लोगों को खुला छोड़ दो, इनका कथारसिस, वो कहते हैं कथारसिस हो रहा है, अरबों रुपए का नुकसान कर दें और इनका कथारसिस हो रहा है। इन्होंने फैजाबाद में कथारसिस करवाया जनाब, इन्होंने जनाब पूरे लाहौर और मोटरवे पे और पूरे पंजाब में इन्होंने कथारसिस करवा दिया। इनका कोई नहीं, इमेज देखें क्या किया है, दुनिया भर में इमरान खान जा रहे हैं
और हर एक से मिन्नतें तरले कर रहे हैं, बातें में इन्वेस्टमेंट लाओ, इन्वेस्टमेंट आएगा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। मतलब कौन आएगा? हमें समझा दे। मैं जो हम तो सड़क इस्तेमाल करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, मोटरवे पे नहीं जाते थे, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। आपने जितना डैमेज किया है अपने अपने इमेज को, जो बड़ी इतने आपने ये मेहनत के साथ बिल्ड किया था कि हम पाकिस्तान जो है दोबारा हम उसकी तरफ मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, नया पाकिस्तान मिलेगा, हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, नई उसकी कैबिनेट आ गई, नए उसके पास लोग आ गए, नई पुलिस फोर्स है। तो जनाब वो हमें नजर आती ना, कोई आपके ग्लैडिएटर हमें नजर आते हैं, कोई वजीर नजर आते, 4 दिन घरों में बांध रहे हैं कि वो डर गए सारे के सारे के जनाब के पत्नी को हमारे साथ कुछ ना हो जाए। अगर आपने डरना है तो फिर ये वो पोजीशंस हैं आपके पास जो आपको फ्रंट पे आके लड़ना पड़ेगा अगर आपने लड़ना है। ये बात ये है कि चले मान लेते हैं आपका आर्ग्यूमेंट कि जी उस वक्त बड़ी हसास सिचुएशन थी और जो है डिफ्यूज करना बड़ा ज़रूरी था, चले जी डिफ्यूज कर दिया, अब बता देंगे अब क्या करना है। ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं कि जितने लोगों के को गिरफ्तार किया हुआ या मुकदमे किया गया, ये बहुत ज़्यादा एक कार्रवाई है, ये एक बिल्कुल कॉस्मेटिक सा काम हो रहा है। आप बताएं और ये टॉप लीडरशिप पे हाथ डालें जो इस वक्त दोबारा जितना उनको इनकरेज करेंगे, जितना उनको टाइम देंगे, ये और अफरेत बढ़ेगा। ये मीडिया पे शेयर है सर, मीडिया पे बातें करवा लें सर, इनसे सियासतदानों पे बातें करवा लें, इन पे तकरीरें करवा लें, जहां पे असल टेस्ट आया ना सर, ये टेस्ट में फेल हुए सारे के सारे। जस्ट इमेजिन करें यही अल्फाज जो कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहेंगे, इमरान खान के बारे में, जो चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहेंगे, आर्मी चीफ के बारे में कहेंगे। अगर कोई सियासतदान कहता, अगर हम कोई सहाफ़ी यहाँ पे इस तरह की बात कर लेते सर, कोई आम सिविलियन कह देता, आसमान गिर पड़ना था। अब तक एक खबर निकली थी वहां पे डॉन लीक्स की, याद है आपको? एक खबर मचा हुआ था, तो कितना बड़ा यहाँ पे हंगामा हुआ, कितनी बड़ी तहकीकात। जावेद हाशमी पे क्या इल्जाम था कि जी वो उसने कैफेटेरिया के अंदर एक पैम्फलेट सा बांटा है, एक बांटा था, उसके अंदर कुछ भी इसके मुकाबले में कंटेंट नहीं था। इससे ये साबित हुआ कि जिन लोगों के पास ताकत है, पावर है, वहां पे ये कवानीन नहीं चलते। वहां पे आपकी रियासत जो है, रियासत के इदारे हैं, उनका डिफरेंट उनका ये कोड ऑफ कंडक्ट है। आम आदमी करेगा, वो खबर देगा, वो स्टोरी निकालेगा, तो उसके लिए ऐसी आपके लिए तबाह कौन डॉन लीक्स भी बन जाएगी, G8 भी बन जाएगी, 2-3 वजीरों को भी छुट्टी करवा दी जाएगी, और फिर मीडिया हाउसेस भी आपको दबाव, आपको याद आना शुरू हो जाएंगे, और वजीर साहब भी नहीं संभाले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जहां पे टाइम था, मैं फिर कह रहा हूं, हम ये नहीं कह रहे थे आप जाएं और आप उनको गोलियां मारें, खुदा ना खासा, नो। और कुछ थोड़ी सी पुलिस फोर्स आवाम को तो दिखा दें कि ये वो आपको सफेद हाथी हैं जिनको आप तनख्वाहें देते हैं, जिनको आप पैसे देते हैं, जिनके पास आपको गार्ड करेंगे। अब आप देखें मोटरवे पे कितने लोग थे सर, ये 50-100 लोग भी नहीं थे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 200-300 सिपाही चाहिए था जो जाता, इनको ये हरकतें ना करने देता। उनको देख के वो डिमोरलाइज होते और पब्लिक को थोड़ा सा हौसला मिलता यार कि स्टेट खड़ी हुई है यार, मेरी गाड़ी को नहीं चलाएगा, मेरी बाइक को नहीं चलाएगा, मुझे कोई थप्पड़ को नहीं मारेगा, कोई तलवारें निकाल के नहीं निकलाएगा। रियासत है बैडली फेल्ड, और हम इसकी नहीं कह रही है, इन्होंने कंटिन्यूएशन है। जना मुशर्रफ ने उस दिन फेल किया जिस दिन मौलाना आजम तारिक का हुआ, इस्लामाबाद पूरा रैंडसैक किया, उन्होंने जलाया गिराया। इन्होंने फिर आपको फैजाबाद वाले धरने में शायद खकान अब्बासी साहब ने कंपनी ने किया, और अब इनकी बारी थी। अब जब से वो चले गए हैं उसके बाद ये संभाले नहीं जा रहे। बयानात देखें, हम बंदे पकड़ रहे हैं, और अगर आपने बंदे पकड़ भी लिए हैं तो वही काम करें जो लंदन में हुआ था। एक उनको रेफरेंस भेजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को, स्पेशल कोर्ट बनाए सर, जैसे लंदन के जजेस ने किया था। उन्होंने CCTV कैमरे सामने रखे 2011 में जब राइट्स हुए लंदन में, एक का फोटो देखते थे, दुकान से लूट रहा है, उन्होंने फोटो देखा जज साहब ने, और बंदे को देखा, लड़की को देखा, खतून को देखा, 6 महीने सजा, 3 महीने। फिर इस तरह करें आप, ये गवर्नमेंट के ऊपर भी ये लाजिम है कि वो करें, अदालतों ने भी छोटी छोटी कंटेम्प्ट के ऊपर यहाँ पे काफी सारे भड़का दिए हुए हैं, वो खत्म करें। मैंने सेनेटर्स किस को नायल नहीं कर दिया भैया कंटेम्प्ट करने पे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए जरा ब्रेक की जानिब बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, एक तो ये बताएंगे आपको कि किस तरह से गवादर से कराची तक माहीगीरों के लिए मुआशी कत्ल का सामान पैदा किया जा रहा है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान ने किस तरह से चाइना से $50 अरब की शॉपिंग कर डाली है, इसकी भी अहम डिटेल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ बात करेंगे कराची के और गवादर से लेकर जो माहीगीर हैं। क्लासेस साहब, उनकी तो जिंदगियां उन्हीं साहिलों और पानियों से ही आगे बढ़ती हैं, ऐसा क्या होने जा रहा है कि उनका मौशी कत्ल हो जाएगा? आज बड़ा, वैसे अगरचे हमारे व्यूअर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बड़ा फायर वर्क भी हुआ है, कौमी असम्बली में दीगर चीज़ें हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी अहम बातें हुई हैं, और सैडली मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब वहाँ मौजूद थे, ये मुझे सपोर्ट करेंगे। इतने बड़े अहम इशू पे मुझे हाउस के अंदर इंटरेस्ट नज़र नहीं है आमिर साहब।
वो ये था कि गवादर से लेके आपके कराची पोर्ट तक लाखों की तादाद में जो फिशरमैन हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं 2-3 जो प्रोजेक्ट से शुरू हो रहे हैं उसकी वजह से ख़तरे में है, मुआशी ज़िंदगी ख़तरे में है उनकी। जो हो सकता है हमारे हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों के लिए शायद ये खबर ना हो, स्टोरी ना हो, लेकिन जब मैंने डिटेल से कराची के लिए तो फिर भी लाहौर, इस्लामाबाद जो बंदरगाह से, साहिल से दूर है, उनके नज़दीक ये कोई इशू नहीं है कि ये जनाब कि क्या हो गया अगर वहाँ पे कोई एक अदद उस पर गवादर एक्सप्रेस हाईवे बन रही है तो उसमें वहाँ के वो जो हैं आपके फिशरमैन हैं उनको क्या उनको ये नुकसान हो सकता है, माही गिर जो है। मतलब ये है कि जनाब डेवलपमेंट ही हो रही है ना, लोग तो इस तरह देखते हैं ना, तो सड़क बन रही है तो उनको खुश होना चाहिए। अब ये समझने को तैयार नहीं कि उनकी सड़क बनने से उनकी लाइफ में क्या मसले आना शुरू हो गए और उनको कैसे एड्रेस होना चाहिए। कराची में भी ये कुछ हुआ है, वहाँ पे पोर्ट में, वहाँ पे बहुत बड़ी स्टोरी आज उससे निकली। जो मुझे अफसोस हुआ मेरे वो इस चीज़ पे हुआ है कि हाउस के अंदर मिनिस्टर्स जो है ना वो स्पीकर साहब को सीरियस नहीं लेते। आज आपने देखा होगा जब इतने 2 अहम इश्यूज पे 2 थे, एक कराची पोर्ट के हवाले साथ था कि वहाँ वो कह रहे हैं कि 20 लाख के करीब जो फैमिलीज हैं, टोटल लोग हैं वो इफेक्ट होने वाले हैं, 20 लाख के करीब। उसी वक्त सारे मिनिस्टर जो हैं सर, अली मोहम्मद खान साहब अपना एक यहाँ जिरगा लेके खड़े हुए थे सर, ये आप देख रहे थे। अब क्योंकि हम वहाँ पिक्चर्स नहीं ले सकते, इजाज़त नहीं है, नहीं तो पिक्चर लेके देखते। उनके साथ हमाद अजहर साहब भी शामिल हो गए सर, उन्होंने कहा जी जिरगे को बड़ा लंबा करते हैं, 3-4 उनके साथ आके और एमएनए जुड़ गए हैं सर। उधर मैंने देखा वहाँ पे 2-4 मैंने उनके बकायदा उस वक्त ना बैठ के नाम भी लिखे मैं कि ताकि भूल ना जाऊँ मैं। वहाँ पे गुलाम सरवर खान साहब, उनके गिर्द सबसे बड़ा जिरगा इकट्ठा था, अब खड़े हुए हैं। अब तो मुझे उनके साथ हमदर्दी भी होती है। ये जो स्पीकर साहब जो हैं असद कैसर साहब, 4 दफ़ा उन्होंने कहा इनको कि सर जी बैठ जाएं ना, प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस। उन्होंने कहा स्पीकर साहब आप बोलते रहे, आपको कौन सीरियस लेता है। और दूसरी बात है कि इनको थोड़ी सी अथॉरिटी अब जमानी चाहिए। अब आप स्पीकर बन के अब आप नहीं हटा सकते इतने जल्दी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, असल्ट करें। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा 20 लाख लोगों की जिंदगी का मसला वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। अली मोहम्मद खान साहब अपना जिरगा खोल के खड़े हुए 5 और हमाद अजहर साहब उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, वो गप्पे लाग रही हैं, वहाँ पे कह के लाग रहे हैं। उधर से गुलाम सरवर साहब ने अपना उन्होंने खोला हुआ है, वहाँ पे उन्होंने बैठक लगाई हुई है। खैर आज मुझे उसको क्रेडिट देने दें 2-4 लोगों को जो एमएनए से, मुझे बड़ी खुशी हुई जो आज वहाँ डिबेट हुई है और आखिर पे इतनी सीरियस डिबेट हुई है कि वो सारे जिन्होंने अपना जिरगा खोला हुआ था और बैठकें खोली हुई थी और हुजरा खोला हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, इवन उनको सीरियस लेना पड़ गया। मेरा ख्याल कादर पटेल साहब को इसका क्रेडिट जाता है सर। कादर पटेल साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, उन्हें किमारी के हवाले से जो फिशरमैन की जो लाइफ्स की उन्होंने वहाँ पे बात की है। असलम भूतानी साहब ने बड़ी उस पर आके अच्छी बातें की हैं, उन्होंने ये गवादर के हवाले से कि पूरे मसले को हमें समझने में मदद मिली। उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ जमील अहमद खान जो इसके सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो हैं जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मैं बड़ा मुतासर हूँ, मैं उनसे नहीं मिला जमील अहमद खान से जो भी हैं उसके। वजीर साहब गायब थे, वजीर साहब वो टीवी पे आ जाते हैं, मेरा ख्याल पोर्ट एंड शिपिंग के वही हैं, तो वो बस वो यही काफ़ी है। इमरान खान साहब खुद नहीं आते हैं, वो वजीर भी समझते हैं कि वो टीवी पे आ लिया, हाँ वो कर लिया। और वो वैसे भी एलिटिस्ट टाइप हैं, ये माही गिर बेचारों की जिस तरह की आज जिंदगी की जो तस्वीर खींची गई है कि जो फिशरीज का बुरा हाल है कि वो पुरानी किश्तियां, पुरानी टेक्नोलॉजी और समुंदर में मछली भी नहीं है और जो आलूदगी भी बड़ी ज्यादा है, तो वो उनको मेरा हाल वो जिस तरह के एलिटिस्ट टाइप है उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा ये लाइफ होती क्या है। मैं कहता हूँ अली जैदी साहब होते इस तरह, अगर वही पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन, इतने सारे बन रहे हैं, 50 के करीब तो हो ही गए ना, मुझे तो अब इनका नाम और नंबर भी नहीं याद रह गए। अगर अली जैदी साहब हैं, अली जैदी साहब को इस मसले की समझ भी नहीं आनी, तो मैं ये भी बता दूँ ये जमील अहमद खान जो हैं, जो भी हैं, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, इनकी दाद देनी चाहिए। इन्होंने वजीर से बेहतर तरीके से सवालात के जवाब भी दिए और पूरे इशू को इन्होंने आकर डिबेट भी किया जिसे हमारी लर्निंग हुई। मसला मैं बलूचिस्तान से शुरू करता हूँ। वहाँ पे उन्होंने बताया जो ले किया इसको मसले को ले किया, उसमें अख्तर महंगल साहब थे, आगा हसन बलोच थे, जनाब हाशिम साहब थे, जाम अब्दुल करीम बज्जार थे और खालिद हुसैन मक्सी थे जिन्होंने गवादर का इशू उठाया। वो इशू ये है कि वहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बन रही है आमिर साहब, वो जो हाईवे बन रही है, अब आम आदमी ये कहते हैं अच्छी बात है, वहाँ का जो फिशरमैन है जिन्होंने एग्जैक्ट इसके फैमिलीज कितने अफेक्ट हो रही है आमिर साहब, 70,000 बलोच फैमिलीज हैं गवादर में जो उस हाईवे की वजह से अफेक्ट होने वाली हैं और 3,000 जिनकी कश्तियां हैं जिनका दारो मदार जो है ना सारे का सारे इसी फिशिंग पे है। अब मसला ये हो रहा है, वो तो कहते हैं हम सड़क बना, वो कहते हैं जहां पे अब सड़क बना रहे हैं वहां पे सारा साल ये लोग फिशिंग करते हैं, सही ठीक। सो इनका लाइवलीहुड चलती है, अपने बच्चों के लिए रोज ही कमा के आते हैं, जहां से आपको कोई ऐसा कोई टर्न देना चाहिए अगर दे सकते हैं, क्योंकि अगेन मुझे टेक्निकल उसके इंजीनियरिंग डिजाइन का नहीं पता, लेकिन लग यही रहा था कि उनको इंजीनियरिंग के डिजाइन पे प्रॉब्लम है, सड़क के साथ नहीं है। कि अगर सड़क आ रही है और उस सड़क की वजह से एक्सप्रेस वे जो अगर चाइनीज बना रहे हैं वहां पे अगर 70,000 बलोच फैमिलीज बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं तो फिर उस सड़क के खिलाफ तो नफरत आएगी।
जो डेवलपमेंट के लिए आप लेके जा रहे हैं, सड़क तो इसलिए बनाए कि लोग उसको ओनरशिप दें, लोग उसको एक्सेप्ट करें कि कुछ सहूलत हो सके कि हमें जरूरत है। 3000 कश्तियां वहां पे। सो वो ये चाहते थे कि वो आप कोई उसको ब्लॉक आके करना चाहते हैं जगह को जहां से वो हर साल वो फिशिंग कर लेते हैं। एक तो ये मसला था उनका, जिसको कोई नहीं सुन रहा वहां पे इस वक्त। और पूरे हाउस में मैंने बता दिया, जिन वुज़रा को आके बात करनी चाहिए थी अली ज़ैदी साहब तो मौजूद ही नहीं थे। बाकी वजीरों का मैंने आपको बता दिया, हमाद अजहर साहब जो फाइनेंस के बंदे जिनका काम है कि गौर से सुने, वो हमाद अजहर साहब भी माशाल्लाह आजकल हवाओं में उड़ रहे हैं क्योंकि नए नए मिनिस्टर बने हैं, अब उनकी भी एक अपना प्रोफाइल है। उन्होंने कहा छोड़ो महगीरों के मसले, भाई सुनते तो सही, मतलब हमारे लिए हम पूरा शो छोड़ के इस पे आ रहे हैं तो कोई तो आखिर वजह होगी। वो रहे। और अली मोहम्मद साहब आपको पता है वैसे वो भी अब उसी तबके में चले गए हैं कि जिनके नज़दीक ये इश्यूज ही नहीं है सारे के सारे। अब कराची की तरफ आते हैं और कादिर पटेल बड़ा लड़ा है आज वहाँ पे मेरा ख्याल है। और कादिर पटेल ने जो 2-4 बातें की वो बड़ी अहम है। उसके जवाब में जमील अहमद खान ने भी बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने ये इंकशाफ किया है वहाँ पे कादिर पटेल ने कि आप जो इंटरनेशनल वो ला रहे हैं फिशिंग के बड़े ट्रॉलर्स, आप ट्रॉलर आ रहे हैं डीप आपका सी एक्सप्लोरेशन के लिए, वो आते हैं। अब पाकिस्तान हुकूमत उनको इनवाइट करे कि हम आपको लाइसेंसेस देना चाहते हैं कि आप आएँ और कराची के जो वाटर्स हैं, डीप वाटर्स हैं, उनमें आके फिशिंग करें और उसके बदले में हमें उसकी लाइसेंस की फीस दें या डॉलर दें। ये उनका ये कंसेप्ट पहले भी होता रहा इस तरीके का। इसके आके अगेंस्ट अब्दुल कादिर ये पटेल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि हुजूर आपकी यहाँ पे जो कश्तियां हैं, जो वहाँ का आपका लोकल फिशरमैन है वो बेचारा तो मारा जाएगा क्योंकि करते कि ये है, ये जो बड़े 200 माइल्स तक 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है डीप सी होती है, वो किश्तियां जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है वहां तक जाके करने की, वो नहीं करती। अब ये कह रही है हमने इनको 20 इनको उसका तक जो इनका एरिया है हमने वहां तक दिया 20 उसका 20 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स तक दिया हुआ है। उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की इन्होंने आके कादिर पटेल ने, वहां के 20 तक तो इतनी पोल्यूशन है कि वहां पे तो कुछ मिलते ही नहीं है, उसको फिश तो मिलती नहीं, मछली है ही नहीं, मछली है नहीं, तो वो इन्होंने चेंज कर दी। दूसरी जो अहम बात की कादिर पटेल ने वो बड़ी अहम थी कि उसने कहा जनाब कि जो बहर से आ रहा है ना उसको एक मखसूस फिश चाहिए। वो क्या करते हैं, अगर 100 मछलियां उसने पकड़ी हैं, 70 मछलियां पकड़ के मरी हुई दोबारा डाल देते समंदर में, 30 मछलियां पकड़ के एक्सपोर्ट करते, पैसा कमाता है। अगर आपने 30 जिससे आलूदगी होती है और ताफुन होता है और बाकी सारा एनवायरनमेंट सी का खराब हो रहा है। इसके अगेंस्ट जो उन्होंने बात की है जमील अहमद खान ने, अगेन उसमें भी थोड़ा सा वजन था। उन्होंने कहा अब ये है कि हमारा जो फिशरमैन है लोकल, वो तो वो सदियों पुराना सिस्टम चल रहा है, ना उसके पास इलेक्ट्रॉनिक, उसके पास गैजेट्स हैं, ना उसके पास मॉडर्न वेसल्स हैं, ना इक्विपमेंट्स हैं कि वो जाके डीप सी वाटर में जाए और जाके इस तरह की फिशिंग करे और जिसको एक्सपोर्ट करें। बल्कि यहाँ तक कहा जमील अहमद खान ने कि इस वक्त पाकिस्तान की 28 के करीब जो फिशिंग कंपनी है उसमें सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी हैं जो वहाँ यूरोप जिनको एक्सेप्ट करता है। आपकी 25 के करीब तो बैन किया हुआ है क्योंकि फिश जो है क्वालिटी की नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी ठीक नहीं है, आपने सही तरीके से किया नहीं है। और लास्टली उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो आपकी हम अपने पूरे हार्बर का इतना बड़ा पाकिस्तान का साहिल है, कोई फायदा नहीं उठा रहे। हम एशिया में भी गालिबन 28वें नंबर पे हैं, जबकि इंडिया और बांग्लादेश टॉप 5 के अंदर आते हैं। हम बिल्कुल भी इतना साहिल होने के बावजूद भी फिशरीज के अंदर जितनी ग्रोथ ले सकते हैं उसका बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन भी नहीं ले पा रहे। लास्टली उन्होंने ये कहा कि ना कि ये बहुत सारे जो हैं ये इंडियन वाटर्स में चले जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, हमें यहाँ पे एफर्ट्स करनी पड़ती है। बहुत आज ये अहम डिबेट थी। सवाल ये है कि अगर आपने ये नहीं करना, इतने लाखों की तादाद में गवादर से लेके आपके कराची तक फिशरमैन है, इनको किसने अपग्रेड करना है? उनमें तो कैपेसिटी नहीं है। बेचारा फिशरमैन के इतनी वो आपको आके इन्वेस्टमेंट करता है। हुकूमत के काम थे, अभी भी हुकूमत का काम है। अगर अली ज़ैदी साहब को टाइम मिल जाए अपने उसे ट्विटर खेलने से, तो जनाब आप जरा बैठें, इनको बुलाएं, अब्दुल कादिर बलोच साहब को बुलाएं, उन भूतानी साहब को बुलाएं, उसके बाद कादिर पटेल साहब को बुलाएं, दीगर स्टेक होल्डर को बिठाएं, इन्वेस्टमेंट इनको लेके दें, इनको ट्रॉलर में को लेके दें, कोई इनको बैंकिंग कोई फैसिलिटी मिल सकती है, ये डॉलर आपको ये फेच करके दे सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल डीप वाटर अगर ला भी रहे हैं, यहाँ के बेरोजगार आप तो यहाँ पे आपके पास डॉलर आ भी गए, सपोजली $10 मिलियन, चलो $5 मिलियन साल का, इतने मिलेंगे आपको, चलो $20 मिलियन ले है, तो लाखों लोगों का रोजगार है। आपने इनको अपग्रेड करना है, इनकी स्किल बेहतर करें, वेसल्स इनकी मॉडर्नाइज करें। बहरहाल अच्छी डिबेट थी, लेकिन मादरत के साथ मैं कहूँगा कि अगेन नोबडी वाज मच सीरियस। अगर कोई सुन रहे थे उन लोगों को, थोड़ा सा मैं दावा कर, या स्पीकर कौमी असम्बली सुन रहे थे कि क्या गुफ्तगू हो रही है, या हम थोड़े से जो प्रेस गैलरी में बैठे सुन रहे थे, कोई प्रेस गैलरी में सुन रहे थे, वो भी इसलिए कि 20 लाख लोगों की ये चिल्ड्रन ऑफ लेसर गार्ड है जिनकी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आवाज ही कोई नहीं है, और कौमी असम्बली के वजीर जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो इन वजीरों की परफॉर्मेंस देख के, जिस तरह जिरके आज उन्होंने लगाए हुए थे, और टोटल फ्रंट रोज थोड़ी देर के लिए बस वो आते हैं, हाजिरी देके चले जाते हैं, जरा देर तक दोनों फ्रंट रोज जो वजीरों की थी वो खाली मौजूद नहीं रहती है। चलिए मैं ब्रेक की जानिब अभी बढ़ रही हूँ, छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे
तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चाइना का जो विजिट किया उससे मुताल्लिक बात होगी। और खान साहब बेसिकली चाइना से मौशी बहरान से निकलने के लिए जिस किस्म की मदद चाह रहे थे, क्या वो मदद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को मिल सकी है या फिर नहीं, बहुत अहम डिटेल्स हैं, तमाम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान दौरा चीन के लिए गए हुए थे, तो आमिर साहब उम्मीदें तो बहुत सी थी कि शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, तो क्या समझते हैं कुछ बेहतरी इस विजिट के बाद पाकिस्तान की मौशी हालात में आ सकेगी? पहले तो यह है कि हमें बड़ा कम इतलात हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली जो हमने मुश्तरका एलानिया देखा है, पर हमारे पास जो भी खबरें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आई हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक खदशा जो था कि शायद सी पैक के पाकिस्तान के हालात देखते हुए तो कुछ चीज़ों पे वो कट डाउन ना करें, ये एक मुस्बत बात है कि उन्होंने चाइना की तरफ से भी ये मैसेज आया है कि नहीं वो कट डाउन नहीं कर रहे, क्योंकि उनका सारा पूरी दुनिया में उनका जो ये BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया में चाइना उसको फ्लॉन्ट कर रहा है कि ये हमारी सारी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी एक्चुअली और इस रीजन की नहीं है, उसके इर्द गिर्द है। तो उसके मुतालिक श्रीलंका से, अफ्रीका से उधर थोड़ी सी शिकायत आ रही थी और ये इल्ज़ाम लग रहा था कि जनाब ये चाइना के फ़वाइद इसमें ज़्यादा हैं और इन लोगों के ख़ास तौर पे जो हमारे जैसे गरीब मुल्क हैं उनके मफादात नहीं हैं। तो उसमें लग रहा था कि शायद हमारे हालात दिखते शायद कोई कट्स आएँ या कोई रीनेगोशिएशन हुए, तो जनरली आया कि कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। मगर जहाँ पर खदशात थोड़े से आते हैं कि अभी ये मैसेज आया है कि जो हमें एक उम्मीद दिलाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जिस तरह सऊदी अरेबिया से 6 अरब रुपए का पैकेज आ गया, पहली दफ़ा नहीं आया था, दूसरी दफ़ा आया, और वो मैं समझता हूँ अदनान खुशखोजी की वजह से ज़्यादा वो हो सका। तो हमें बताया गया था कि चाइना से भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट पैकेज आएगा स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक जो है ना पैकेज अभी तक नज़र नहीं आया और ये बताया गया है कि उसके लिए मज़ीद डिस्कशन दरकार है। तो नॉर्मली इस तरह का जब वो होता है ना, वो डिस्कशन सारी पहले हो चुकी होती हैं। आप उसमें जब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जब जाते हैं तो सिर्फ अनाउंसमेंट होती है। सो अभी वो पैकेज नहीं आया जो हमें फौरी तौर पे IMF के लिए और अपने मुआशी बहरान के लिए जो पैसे चाहिए थे ना, उस तरह का कोई वो नहीं आया। लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, होगा फ्यूचर में होगा, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि हमारा एक जो उसके अंदर कॉन्क्रीट चीज़ है वो ये है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट जो आता है वो डॉलर्स में आता है ज़्यादा। तो वो एक कहा गया है कि हम बार्टर ट्रेड जो है ना, अपनी ट्रेड जो है युआन में उनकी जो चाइनीज़ करेंसी और रुपयों में करेंगे, मगर उसके भी सवाल आते हैं कि कैसे होगी हमारा उसके लिए ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। जितनी ट्रेड बढ़ेगी वो सारी चाइना के मुफाद के लिए होगी, हमारे नहीं होगी। और जब हम उनको एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो युआन में मुझे नहीं समझ आ रही कि वो हम कैसे वो करेंगे यहाँ से। और दूसरा उसमें है कि हम जो भेज रहे हैं रॉ मटेरियल ही है। फॉर एग्जांपल कॉटन यहाँ जा रहा है, हमारी फिनिश्ड गुड्स कोई नहीं जा रही हैं, वो रॉ मटेरियल लेते हैं और वही चाइनीज़ कपड़ा वपड़ा जो है ना फिनिश्ड गुड्स हमारे पास आ जाती हैं, जिससे इम्बैलेंस हो रहा है। हमारे साथ वादे तो बड़े किए हैं, मुझे बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं असद उमर साहब के जी, हम ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं कि हमें वो हिस्सा दे दें अपनी इंटरनेशनल ट्रेड में से और उनका 1% भी आ जाए तो हमारे लिए वो $18 बिलियन बन जाता है। मगर अभी उसकी कॉन्क्रीट शेप कि किस शक्ल में आएगा, कैसे आएगा, कितने टाइम पे आएगा, वो भी सामने नहीं आई है। तो पता नहीं अभी शायद आके कोई ऐसी हमें इसमें अभी तक चीज़ें वो नहीं नजर आई हैं। कोई असद उमर साहब आके बहुत बड़ा इंकशाफ कर दें जो कि इन पेपर्स में नहीं है तो हम तारीफ करते हैं। ट्रेड की बात हो रही है, लेकिन क्लास जिस तरह आमिर साहब ने बात की तिजारती तवाजुन का जो फर्क है, इसको किस तरह से दोनों गवर्नमेंट्स आम आदमी को ये तिजारती तवाजुन, बजट डेफिसिट, ट्रेड गैप, ये नहीं समझ आते उनको। इसी का फायदा उठाती है हुक्मरान एलीट। अभी बम शैल में 2-4 आप पे छोड़ना चाहता हूँ जो कौमी असम्बली में चीज़ें पेश की गई हैं। मेरा ख्याल है आपने भी पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं। बंदे का फ्यूज़ भग करके उड़ जाए सर यहाँ पे कि पाकिस्तान चाइना में, बड़े सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ सर क्योंकि हम अगेन बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, पिछले 5 सालों में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान $50 अरब, रिपीटिंग $50 अरब, $10 अरब पर ईयर की ट्रेड हुई है, म्यूचुअल ट्रेड हुई है। इसमें से या चाइना ने आके पाकिस्तान से चीज़ें जो खरीदी हैं 5 सालों में $10 अरब की खरीदी हैं, और चाइना ने जो बेची हैं पाकिस्तान को $40 अरब की, ज़्यादा।
3 गुना ऊपर। ये जरा जहन में रखें, 40 अरब डॉलर 45 अरब नहीं सर 40 है टोटल, मैंने उसको देखा हुआ है कि 40 अरब डॉलर जो है चाइना ने हमें बेचा है माल, हमने चाइना को 10 अरब डॉलर के करीब का बेचा है। मतलब यह है कि हमने 50 अरब डॉलर के करीब की जो हमारी वो हुई है, ये टोटल जो हमने उनके साथ ये की है। आमिर साहब मैं तो पढ़ के मैं हैरान, तो बस छोटी सी लफ्ज़ है कि ये पाकिस्तान का 2006 में जब 6-7 तक पाकिस्तान की और चाइना की जो ट्रेड थी वो 4 अरब डॉलर के करीब थी 2006-7 तक, उसमें से अब पहुंच चुकी है 17.4 बिलियन डॉलर तक 2017-18 में। 4 अरब से मतलब 10 सालों में 17 अरब डॉलर तक पहुंच गए फ्रॉम आपके 4 बिलियन, आप कह सकते 13 अरब डॉलर के करीब बढ़ी है। इसमें से हिस्सा किसको कितना जा रहा है सर, जरा पढ़े, ये जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तानी जो आपके एक्सपोर्ट हैं 2017-18 में वो 1.74 बिलियन है डॉलर टू चाइना, और जो कि 2006-7 में 575 आपकी थी, तकरीबन 1 अरब डॉलर पिछले 10 सालों में बढ़ा है पाकिस्तान की ट्रेड टू चाइना, 1 बिलियन डॉलर बढ़ी है। और चाइना की सर कितनी बढ़ी है, उनकी मजे की बात है, उनकी 15.7 बिलियन डॉलर बढ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रही, 17 अरब डॉलर की जो ट्रेड है उसमें से हम कोई 1.5 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सारी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट से मुराद है हमने चाइना से, जो मुझे समझ आ रहे हैं फिगर आमिर साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये तकरीबन हमने तो यहाँ 50 अरब डॉलर्स की करीब चीजें उनसे खरीद ली हैं सर। और खरीदा क्या है, टोटल नॉन प्रोडक्टिव चीजें सर। ये वो चीजें जो हम चाइना से दोस्ती के नाम पे कह सकते थे कि हजूर इनको ना बीओटी एक तो और चीजें, चलो रोड वो कंस्ट्रक्शन में कि इसी तरह के करें। ये लैपटॉप हमने खरीदे हैं सर, हमने 9-10 करोड़ के हमने मोबाइल फोन आए हैं सर वहां से, हमने 9-10 करोड़ की सिमें ली हैं। ये मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अगर पाकिस्तान ये सारे कर्जे लेता रहे, पिछले आपके 5 सालों में हमने कर्जा लिया है तकरीबन कुछ 40 अरब डॉलर के करीब, सारे का सारा कर्जा जो है ना पिछले हमारे 5 सालों में ये चाइना की जेब में किया है सारे का सारा। ये मुआहदे किए हैं आपने चाइना के साथ, मतलब कॉमन आदमी को समझ आ रहा है कि जितनी आपने ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं चाइना के साथ, कहाँ चाइना का शेयर जो था आमिर साहब उससे बेहतर तब ना करते। आपने चाइना को इतनी कंसेशन दी है कि चाइना की जो उसकी एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान है वो आपकी वहां 17 अरब डॉलर तक चली गई सर। हमें क्या मिल रहा है 575 रुपए आ गए, हम 1.5 अरब पे आ गए। कंपेटिटिव नहीं है। अब ही देखते हैं कि क्या लेके आते हैं, फेवर क्या लेके आते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकती अनलेस हमें कोई कंसेशनल किस्म के वो टर्म्स ना दें। सर अगला देख लहसन, ओनियंस, जिस मुल्क का एग्रीकल्चर हमारा मुल्क है, ओनियन की मात में हमने 780 मन ओनियन वहां से खरीदा चाइना से। प्याज ओनियन आपने मंगवा लिए, इसको गार्लिक भी, आपका गार्लिक भी मंगाया आपने, लहसन भी मंगवाए, और 30 करोड़ रुपए का सर इन फॉरेन एक्सचेंज। ये लूट मची हुई है। हम कहते हैं दुनिया में हम गरीब मुल्क हैं। चाइना की अगर ये ट्रेड के ये पूरी रिपोर्ट जो हमारे पास है, पाकिस्तान ने तो दूध दही वाला काम कर रहा है, दूध दही ये बेच रहे हैं उनको चाइना को। दूसरे लफ्जों में इन्होंने क्या उनको बेची हैं चीजें सर, जैसे आप कह रहे हैं कॉटन यार्न भेज दी, कहीं पे कोई धागा भेज दिया, कुछ चीजें भेज दी। सो चाइना को इस म्यूचुअल ट्रेड में आमिर साहब 50 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान ने कैश 5 सालों में इन्होंने चाइना से सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब के लिए है कि वो शोर मचाते रहते हैं क्रेडिट सीपेक का। इनके दौर में 2.5 बिलियन डॉलर से 5 साल के अंदर जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो कम होके 1.5 बिलियन डॉलर पे आ गई। और बताऊं 2013 एक्चुअली कम हुई है बढ़ने की बजाय, और उनकी इंपोर्ट्स ऑफ कोर्स जो है, हमारी इंपोर्ट्स जो चाइना की एक्सपोर्ट्स जो यहाँ पे आई हैं वो 10 बिलियन डॉलर से वो 15 बिलियन डॉलर पे आ गई। 17 और आपके 2013-14 में जब नवाज शरीफ आए थे उस वक्त हम चाइना से मंगवा रहे थे 7.7 बिलियन डॉलर्स, हम उनको पे कर रहे थे हर साल 7.7 बिलियन डॉलर्स की चीजें ले रहे थे। और मोस्टली ये कंप्यूटर, लैपटॉप, लहसन, खाने पीने की चीजें ये ले रहे थे, डायपर्स ले रहे थे, वो भी लेते रहे सारे। 2014-15 में सर 7 से 10 अरब डॉलर हो गया। 2015-16 में ये 10 से 12 हुआ, 2016-17 में 12 से 14, 2017-18 ये 15 अरब डॉलर हो गया जो हमने चाइना से हर साल 15.7 बिलियन डॉलर्स की चाइना से। फॉर गॉड सेक अब चाइना को नहीं कह सकते थे आप हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप हमें लैपटॉप का कारखाना लगा के दें यहाँ पे लगा पूरी दुनिया में कारोबार करते चाइना करे भाई, यहाँ पे लगा दे, टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर कर दे, आप हमें सिम बनाने की फैक्ट्री लगा दें यार। इस डॉक्यूमेंट से आई होप कि हमारी हुकूमतें बैठ के इसको करते हैं, अदरवाइज तो हमें वो सूट करता है सर। फिर तो 2006-7 वाला एग्रीमेंट ठीक था जिसमें चाइना 1.5 अरब डॉलर की चाइना से हम शॉपिंग कर रहे थे, 575 मिलियन डॉलर की हम हमारे से चाइना का रहा था। अल्फाज में लिखा हुआ है कि जनाब
मार्केट एक्सेस को जो ब्रॉडन किया जाएगा। मगर मैं आज से 25 साल पहले बेनज़ीर साहबा जब पहली दफ़ा चाइना गई थी उस वक्त भी उनके साथ गया था, वहाँ भी लिखा हुआ था कि हमारी मार्केट एक्सेस हो रही है। 25 साल में लिखा जाता है हमेशा कि ये हो रही है, मगर हमें कॉन्क्रीट टाइम में नहीं मिलता कि कहाँ कहाँ हमें वो मार्केट एक्सेस मिल रही है जहाँ पे हमें बाकियों के मुकाबले पे कोई कंसेशन मिलेगा, कैसे हम किया जाएगा। हम क्या बनाते हैं जब हम लहसुन तक प्याज तक चाइना से हम खरीद रहे हैं, चाइना हमसे क्या खरीदे? मतलब अगर डेविल्स एडवोकेट का मैं रोल अदा करूं, चाइना क्या खरीदे पाकिस्तान से? यही खरीदे जो तलवार लेके निकले हुए थे, डंडे लेके निकले हुए थे, सुना गिरफ्तार हो गया वो तलवार वाला। वैसे बता रहा हूं क्या खरीदे, हम क्या बनाते हैं यहाँ पे सर। इट्स हम इसको फॉलो करेंगे स्टोरी, इट्स वेरी बिग स्टोरी के 5 साल में $50 अरब के हमने चाइना से लैपटॉप, मोबाइल। ठीक है, चलिए इसका फॉलो अप भी अपने देखने वालों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही में इजाजत चाहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।